नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस हिंदी साथी में। आज हमारा पॉलिटी का दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने संविधान निर्माण के जो प्रमुख पहलू थे उनको 30 प्रश्नों के माध्यम से समझा था। इस लेक्चर में हम भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, जो हमारा संविधान लिखा गया उस पूरे संविधान में जो भी उसकी प्रमुख विशेषताएं, जब हम लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं तो उसमें दूसरा चैप्टर ही ये आता है कि भारतीय संविधान के प्रमुख विशेषताएं, वो साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके माध्यम से हम इसमें 50 प्रश्नों का ये पहली सीरीज है, मतलब पहली वीडियो, इसके 2 पार्ट होंगे, 50 प्रश्न और 50 प्रश्न। इनके माध्यम से हम समझेंगे पूरे संविधान में और हमारी भारतीय संविधान की क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हैं। और हमें, अगर आप इस चैनल पे नए हैं, क्योंकि ये चैनल ही नया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सा अपना सपोर्ट करेंगे तो हम आगे के और लेक्चर को ला पाएंगे। हमारी कोशिश है कि हर दिन थोड़ा सा बेहतर किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से, और इसके साथ में इसकी व्याख्या और जो भी एक्स्ट्रा चीजें होंगी हम उसी प्रश्न के माध्यम से समझते चलेंगे। तो एक बार फिर से, आप अगर चैनल को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और अगर आप किसी अपने मित्र को शेयर कर सकते हैं तो प्लीज आप उसको शेयर कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला प्रश्न है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो जो कि हम जानते हैं, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो ये है हमारे देश भारत का, ठीक है। जो भारत का संविधान है वो ठीक, एक मिनट, हाँ, जो हमारे देश का संविधान है वो विश्व का सबसे लंबा, ठीक है, सबसे लंबा भी है और लिखित भी है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का जो है क्या है, हम फिर से पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी। जो हमारा मूल संविधान था ना, जो हमारा मूल संविधान था उसमें कुल 8 अनुसूचियां थी, ठीक है, और 22 उसके भाग थे, और कुल 395 उसके आर्टिकल थे, यानी कि अनुच्छेद थे, ठीक है। उसके बाद संशोधन द्वारा, अमेंडमेंट द्वारा बहुत सारे आर्टिकल्स को जोड़ा गया, बहुत सारे को निकाला गया, यानी कि निरसन किया गया, ठीक है, निरस्त किया गया। तो ये हमारा मोटा मोटा जो संविधान था वो था। और हमारा जो संविधान था वो 2 डेट इसमें हमको याद रखना है। पहला डेट क्या है? 26 नवंबर 1949, ठीक है। जो हमें पहली डेट याद रखनी है वो है 26 नवंबर 1949, और जो दूसरी डेट हमको याद रखनी है 26 जनवरी 1950। देखो, मोटा माटी ये दूसरी डेट तो सबको याद है, लेकिन पहली डेट बहुत कंफ्यूज करती है, क्योंकि इस दिन हमने अपने संविधान को क्या किया था? इस दिन हमने अपने संविधान को आत्म अर्पित किया था, ठीक है, यानी कि खुद पे लागू किया था। उसके बाद 26 जनवरी से ये सब पे लागू हो गया था, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न था, और संविधान का जो थोड़ा सा डाटा था वो हमने आपको बताया। प्रश्न नंबर 2 है, भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली, जो भारतीय संविधान है इसमें संसदीय शासन प्रणाली जो है वो किस देश के संविधान से ली गई है? हमको पता है कि जब संविधान लिखा गया तो उसमें जो संविधान के अनुच्छेद, यानी कि जो उसकी प्रक्रियाएं हैं, जो उसका महत्व, जो उसके अंदर कंपोनेंट्स हैं, उनको बहुत सारे देशों से जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया? मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि ऐसे नहीं उठाया, यहाँ से कुछ उठाया और यहाँ पे लाके उसको पटक दिया, ऐसा नहीं है। उसमें कुछ संशोधन किया गया, ठीक है, उसमें कुछ संशोधन किया गया, कुछ चीजें बदली गई, ठीक है, उसके बाद हमारे संविधान में जोड़ा गया। तो इस हिसाब से जब भारतीय संविधान जो है ना, उसमें ब्रिटेन के संविधान की काफी चीजें लिखी गई थी, या फिर 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ना, भारत शासन अधिनियम था, उससे बहुत सारी चीजें जोड़ी गई, करीब 280 प्लस चीजें जोड़ी गई। तो उसकी एक और भी चीज थी जो जोड़ी गई, वो थी भारत संसदीय शासन प्रणाली। क्यों?
क्योंकि तो देखिए इसके व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में ब्रिटेन की तर्ज पर संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया। इसमें कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है और देश का वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है, ना कि राष्ट्रपति। ठीक है, अगर संसदीय प्रणाली नहीं होती तो राष्ट्रपति क्या होता? सर्वेसर्वा होता। ठीक है, अभी राष्ट्रपति क्या हमारे देश का? हमारे देश का वास्तविक प्रमुख नहीं है राष्ट्रपति। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा मैं ऐसे ही आपको ऐड कराते चलूंगा। अगर आपको अच्छा मतलब ये सारे पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप ऐड करते रहिए अपने नोटबुक में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतीय संविधान की प्रति क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, हम कह सकते हैं कि 2 स्टार का प्रश्न है जो कि देखने को मिलता है। तो देखो भारतीय संविधान क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। क्या कह रहा है? संरचना में संघात्मक है लेकिन भावना में एकात्मक है। समझते हैं कैसे? ठीक है, समझते हैं कैसे? तो जो भारतीय संविधान है ना, ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ये 3 प्रकार के गवर्नमेंट की बात करता है। ठीक है, 3 प्रकार के गवर्नमेंट की बात करता है। सेंटर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एक जो लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, यानी कि ये केंद्र सरकार हो गया, ये राज्य सरकार हो गया। ठीक है, और ये हो गए जो पंचायत। ठीक है, उसके साथ साथ जो हमारी पावर्स हैं वो बटी हुई है। ठीक है, तो क्या होता है, जो पावर्स हैं कुछ केंद्र सरकार के पास है, कुछ राज्य सरकार के पास है, कुछ पंचायतों के पास है। ठीक है, तो इसलिए जो इसकी संरचना है और इसमें इसका जो संसदीय व्यवस्था है, इसका जो ये संरचना इसको क्या कहता है? संघात्मक है। ठीक है, यानी कि संघात्मक है। ठीक है, लेकिन जब हमारे देश में इमरजेंसी लग जाती है, ठीक है, या फिर किसी स्टेट पे प्रेसिडेंट रूल अप्लाई हो जाता है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रपति शासन, तो जो भारतीय संविधान है ना वो एकात्मकता की ओर झुक जाता है, यानी कि सारी पावर एक व्यक्ति में निहित हो जाती है। कौन होता है? तो सेंटर गवर्नमेंट, यानी कि केंद्र सरकार। ओके, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखना है और ये पॉइंट बार बार पूछा जाता है एग्जामों में, पीसीएस लेवल के भी, और अगर आप लोअर पीसीएस दे रहे हैं या फिर HEO का पेपर दे रहे हैं या फिर किसी और रिलेटेड से दे रहे हैं तो ये पॉइंट आपके लिए क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का प्रावधान किस देश से लिया गया? देखो शुरुआत के जो 3 भाग है ना, पहला राज्य या संघ दिया गया उनका, दूसरा जो तीसरा भाग है भाग नंबर 3। ठीक है, इसमें जिक्र है FR का। FR यानी कि फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स होते क्या है? जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो किसी नागरिक का मूलभूत अधिकार है, उसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। मतलब मान लो कि तुम्हें इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ये बीमार होगा, इसको क्या चाहिए? इसको चाहिए हॉस्पिटल। ठीक है, तो ये इसकी हॉस्पिटल मूलभूत आवश्यकता है। इसको चाहिए हवा। ठीक है, इसको चाहिए, अगर ये इंसान है तो जिंदा रहने का अधिकार। तो ये सारे जो अधिकार इनको मूलभूत अधिकार कहते हैं, और ये हमारे संविधान में, हमारे संविधान निर्माताओं ने अमेरिका यानी कि USA से लिया था। किसको? FR को। आप सब बताएंगे DPSP यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट। ठीक है, ये किससे लिया गया था? किस देश के संविधान से? ठीक है, जो हमारे निर्देशक तत्व हैं इनको किस संविधान से लिया गया था? ठीक है, तो जो FR है वो किसका भाग है? भाग 3 में है। और कहां से कहां तक है? जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। ठीक है, यहीं पे ठीक है राज्य की परिभाषा दी गई है।
परिभाषा, यानी कि कौन होगा जो राज्य कहलाएगा। और ये भी हम समझ लेते हैं कि राज्य की परिभाषा पूरे संविधान में 2 ही जगह दी गई है। ठीक है, तो इस बात को हम ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगला। ठीक, हाँ, एक और बात है, इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित थी, तो मैंने बता दिया है। ये जो अमेरिका का ना बिल ऑफ राइट्स था, उससे प्रेरित है ये। ठीक है, क्या करता है ये अधिकार नागरिकों को श्रेणी विकास और राज्य के शक्तियों के विरुद्ध गारंटी प्रदान करता है, जैसे कि राज्य की मनमानी ना हो, कोई राज्य डिक्टेटरशिप ना करने लगे, इसलिए एफआर जरूरी है। ठीक है, और हम ये भी समझते हैं कि एफआर के थ्रू ही हमारे एफआर का जो कौन होगा जो हमें एफआर दिलवाएगा, तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जो न्यायालय होता है हमारा, ये दिलवाएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। संविधान के किस संशोधन को मिनी संशोधन कहा जाता है? हमने पहले ही बताया, जब संविधान बना उसी के तुरंत बाद, ठीक है, उसमें जैसे कि हमारे संविधान को इसलिए दुनिया का सबसे अनोखा संविधान कहा जाता है क्योंकि ये लचीला भी है, यानी कि इसको संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमारे जो संविधान निर्माताओं थे अपने आप को सुप्रीम समझते थे और हमने जो लिख दिया वो एकदम सुप्रीमेसी की तरह, मतलब लास्ट, मैंने जो बोल दिया वो एकदम लास्ट है, ऐसा कुछ नहीं करते थे वो। उन्होंने कहा कि आने वाला भविष्य जो होता है वो वर्तमान की दृष्टि से हमेशा बदलता रहता है, तो इसलिए जब भी आपको आवश्यकता लगे कि आप इसको बढ़ा सकते हैं या फिर घटा सकते हैं। तो ये तो हो गया लचीलापन, बस कुछ जगह कठोर है। उन्होंने ये भी किया कि कुछ ऐसी चीजें होंगी जैसे कि मूल ढांचा जो होगा, ठीक है, ना तो आप इसको बढ़ा सकते हैं ना तो इसको घटा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं पर घटाना तो आपके बस का नहीं, तो इस हिसाब से ये कठोर हो गया। तो और इसी के थ्रू जो लचीलापन है इसका, हमारे संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए, अभी तो करीब 106 प्लस संशोधन हो चुके हैं। इसमें जो 42वां संविधान संशोधन था ये बहुत मेजर संविधान संशोधन था। ठीक है, और हुआ कब था? 1976 में। ठीक है, क्यों हुआ था? इसके पहले 1975 की कुछ घटनाएं थी जो आप सबको याद होगा, कौन सी घटना थी आप कमेंट में लिख के बताइए। ठीक है, इस वजह से 42वां संविधान संशोधन में बहुत व्यापक बदलाव किए गए पूरे संविधान में। ठीक है, और इसलिए इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मतलब अपने में लघु संविधान कहलाता है। ठीक है, इसी में संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे। ठीक है, वो 3 नए शब्द क्या थे ये भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी किस देश से लिया गया है? मैंने पीछे क्वेश्चन भी पूछा था, तो इसका सही उत्तर है आयरलैंड से। ठीक है, जो हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये कहाँ से लिया गया था? तो ये आयरलैंड के संविधान से, ठीक है, लिया गया था। तो इसी में देख लेते हैं कनाडा से क्या लिया गया था। जो कनाडा है इससे सबसे ज्यादा जरूरी क्या था? इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है जो अवशिष्ट शक्तियां हैं। ठीक है, अवशिष्ट शक्तियां क्या होती हैं? देखो, हमारी जो गवर्नमेंट है ना वो काम करती है, उनके काम करने के क्षेत्र को 3 भागों में बांट दिया गया है। ये 3 भाग क्या है? एक हो गया संघ सूची, ठीक है, एक हो गया राज्य सूची और एक हो गया समवर्ती। फिर जो संघ सूची के विषय होते हैं इस पे केवल केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची के विषय पे केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पे केंद्र और राज्य दोनों बनाएंगे। बट इसमें सुप्रीम किसके कानून को माना जाएगा? हमेशा अगर मान लो कि दोनों कानून टकरा जाते हैं तो सबसे बड़ा किसका माना जाएगा? केंद्र का। जाहिर सी बात है केंद्र जो पिता है यानी कि जो मुखिया है उसके कानून को तवज्जो दी जाएगी। तो जो अब मान लो कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट बच जाएंगे, ठीक है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट बच जाएंगे जो ना तो इन किसी सूची में नहीं, तो उनको हम कहते हैं अवशिष्ट शक्तियां, जो किसके पास चली जाती हैं? ऐसे कोई भी सब्जेक्ट जो इन तीनों सूचियों में लिखे नहीं गए हैं उन पे अगर कानून बनाना हो तो वो कौन बनाएगा? केंद्र बनाएगा। इसी अवशिष्ट शक्तियों को हमने कहाँ से लिया है, किस देश के संविधान से छाना है? तो कनाडा से। ठीक है, एक और काम किया है हमने, जो राज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति जो केंद्र द्वारा होती है ये भी हमने यहीं से लिया है। ठीक है, और जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है,
जो परामर्शी न्याय निर्णय होता है उसको भी हमने इससे लिया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, ठीक है, देखो ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा क्या हमने लिया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ठीक है, न्यायपालिका का जो हमारा हाई कोर्ट मतलब जो हमारे न्यायालय है उनकी जो स्वतंत्रता है, ठीक है, उसको हमने लिया है। एक सॉरी नहीं, ये तो हमने यूएसए से लिया ना, ठीक, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है, हाँ, एक तो मैंने सबसे पहले ही बताया ना, समवर्ती जो सूची होती है, जो तीनों सूची है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जो समवर्ती सूची है इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। और एक चीज लिया है, जो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है, इसको भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है, जिसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा स्पीकर, ठीक है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और जर्मनी का जो वीमर वो था, इससे हमने क्या लिया है, जब इमरजेंसी लग जाती है तो कैसे एफआर का स्थगन हो जाता है, इसको हम पढ़ेंगे जब एफआर पढ़ेंगे तो डीप में, ठीक है, ये सारी बातें हैं। तो नीति निर्देशक तत्व तो कहाँ से कहाँ तक है, भाग 4 में है, 36 से 51 तक है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, ये कल्याणकारी राज्य के लिए बनाया गया है और ये इसको लागू कराने के लिए हमें कोई न्यायिक बाध्यता नहीं देता है, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। हम जानते हैं भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जबकि ठीक है दोहरी नागरिकता नहीं है, यानी कि हमने पहले पढ़ा था, मैंने आपको बताया था, यहाँ पे गवर्नमेंट कितने प्रकार की है, 3 लेयर की गवर्नमेंट है ना। एक तो हो गई, मान लो बीच में हम कहते हैं केंद्र जो सुप्रीम है, इधर स्टेट हो गई, सर लोकल बॉडीज हो गए। तो ऐसा नहीं है कि हर स्टेट के लिए आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, हर लोकल बॉडीज ग्राम प्रधान जो है प्रधान, आप जिस ग्राम में रहते हैं वहाँ पे आपको नागरिकता लेनी पड़ेगी, सिटीजनशिप आपको वहाँ पे आधार कार्ड की जैसे फिलअप करवाना पड़ेगा, नहीं ऐसा नहीं, हमारे देश में ऐसा नहीं, हमारे देश में सिंगल नागरिकता है, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप है, ठीक, जो क्या करता है, भारतीय नागरिकता जो राष्ट्रीयता को बढ़ावा देता है। और साथ में हमने ये भी पढ़ा था, जो भारत है ना वो ऐसे नहीं बना है, ऐसे 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 नहीं बना, बल्कि भारत कैसे बना है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसको हमने अपनी सुविधा के लिए ऐसे 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 बांट रखा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनको हमने जोड़ जोड़ के बनाया है, ऐसा नहीं है, इसलिए यहाँ पे एकल नागरिकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का अभिभावक या संरक्षक किसको कहा जाता है, अच्छा प्रश्न है। हमने पहले ही बताया, जब एफआर किसी का एफआर हनन होगा, ठीक है, तो आदमी कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा, जैसे आप घर में होते हैं, ठीक है, आपको कोई मार देता था, एक सुप्रीम आदमी के पास जाते हैं ना, या तो पिता होता है या माता होती है, ठीक है। इसी प्रकार से किसी देश का जो हमारा भारतीय संविधान है, इसका अभिभावक कौन है, जो इतनी सारी बातें रखी गई, इसका संरक्षक कौन है, तो जो भारतीय संविधान है इसका संरक्षक राष्ट्रपति नहीं है, प्रधानमंत्री नहीं है, संसद नहीं है, सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो संविधान के बारे में लास्ट प्रवक्ता भी है, यानी कि उसकी व्याख्या जो होती है वही मान्य है और वही इसके संरक्षक का भी काम करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है, एफआर के बाद, ठीक है, एफआर के बाद जिस बात के बारे में काफी चर्चा होती है, एफआर मतलब क्या होता है, मौलिक अधिकार, ठीक है, क्या होता है, मौलिक अधिकार, ठीक है, ये तो मौलिक अधिकार है। एक होता है मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, ठीक है, तो मौलिक कर्तव्य जो होते हैं ना, ये होते हैं नागरिकों के, ठीक है। मौलिक कर्तव्य के लिए कोई ऐसा नहीं है कि अगर आपने अपने मौलिक कर्तव्य को नहीं माना तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, ठीक है, इसको मनाने के लिए सरकारें वो लगाएंगे, नहीं। मौलिक कर्तव्य होता है इंसान का जो मोरल वैल्यू है अपने देश के प्रति वो कैसे है, तो ये जो हमारे मूल संविधान में तो नहीं था, ठीक है, इसको जोड़ा गया, कब जोड़ा गया, 1976 में, ठीक है। कब हुआ था ये, अभी मैंने बताया था, 42वां संविधान संशोधन, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, इसमें बहुत सारे सुधार किए गए थे, ठीक है। ये सारी बातें हुई क्यों, क्योंकि 1975 में एक घटना हुई थी इमरजेंसी जैसी, ठीक है, उसके बाद से बहुत सारे बदलाव हुए, ठीक है। तो जो मौलिक कर्तव्य है वो
42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़े गए और ये किसकी सिफारिश पे जोड़े गए? तो स्वर्ण सिंह समिति की जो सिफारिश थी, उन्होंने कहा कि अधिकार के साथ साथ जो हमारे देश के नागरिक उनके कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। और ये कहाँ तक है? ये अनुच्छेद 51A यानी कि आ में है और साथ में ठीक है एक नया भाग जोड़ा गया, भाग 4A यानी कि 4A। ठीक, अगले प्रश्न की चलते हैं। भारतीय संविधान का धर्मनिरपेक्ष राज्य सेकुलर स्टेट की स्थापना करता है। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष राज्य यानी कि सेकुलर स्टेट की स्थापना करता है। इसका अर्थ क्या है? राज्य, इसका अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन है राज्य का अपना एक विशेष धर्म होगा। तो भारतीय संविधान ऐसा नहीं कहता है। अगर ऐसा कहता तो हम क्या हो जाते हैं? कट्टर हो जाते हैं या धार्मिक हो जाते हैं। ठीक है, तो राज्य ऐसा नहीं कहता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन है राज्य सभी धर्मों को समान संरक्षण देता है और उसका कोई राजकीय धर्म नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हमारे संविधान में जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे तो उसमें अनुच्छेद पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें हम पढ़ेंगे कि क्या बातें हैं ये। ठीक है, राज्य धार्मिक शिक्षा को अनिवार्य बनाता है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, राज्य केवल बहुसंख्यक धर्म का आदर करता है? नहीं, केवल नहीं करता है। कभी कभी बहुसंख्यक है तो बहुसंख्यक का बिल्कुल नहीं होता। तो सही ऑप्शन क्या है? बी, सभी धर्मों का समान संरक्षण देता है और राजकीय धर्म को भी नहीं है। भारत का कोई भी धार्मिक स्टेटस नहीं है, तो सभी धर्मों के लिए समान रूप से व्यवहार करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकालीन उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन जो है कहाँ से लिए गए हैं? ठीक है, जो भारतीय संविधान में इमरजेंसी लगाने का प्रावधान है वो हमने कहाँ से लिया है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ये भारत शासन अधिनियम 1935 और जर्मन का वाइमर संविधान। ठीक है, वाइमर संविधान से हमने क्या लिया है? जो इमरजेंसी के समय में एफआर को रोक दिया जाता है। उसके बाद अभी भी हम जानते हैं कि कुछ एफआर को नहीं रोका जाएगा। ये सारी बातें हम डिटेल में करेंगे जब एफआर के क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, एफआर मतलब क्या? एफआर का मतलब होता है मौलिक अधिकार। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। और ये जो इमरजेंसी का प्रावधान ये भाग 18 का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, कौन कौन से इमरजेंसी का एक बार देख लेते हैं। हाँ, इमरजेंसी में देखो भाग कौन सा है, लिख लो, भाग 18 यानी कि 18। ठीक है, अनुच्छेद कौन से इंपॉर्टेंट है? तो 352। ठीक है, जो 352 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इसके द्वारा ही राज्य का जो मेजर इमरजेंसी है वो लगती है। मतलब किसी देश में इमरजेंसी, इसी का मैं जिक्र कर रहा था 1975, याद करो। ठीक है, क्या हुआ था जरा आप लोग कमेंट में मुझे बताइए। 1975 में ऐसा क्या हुआ था जो बार बार, और उसके बाद एक संशोधन होता है जिसका मिनी संशोधन कह देते हैं। ठीक है, तीसरा है 1956 अच्छा मैं 60-56 पहुंच गया। जो 1952 के द्वारा पूरे देश में इमरजेंसी लगती है जिसको हम राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। ठीक है, 3 वजहों से लगती है। कोई देश आक्रमण कर दे। ठीक है, किस वजहों से लगती है? 3 वजहों से लगती है। पहला वजह क्या है? कोई देश आक्रमण कर दे। ठीक है, या फिर कोई सशक्त विद्रोह हो जाए, या फिर उसके कोई खतरे हमको दिखाई देते हैं तो राष्ट्रपति लगा देता है। दूसरा होता है 356। ये क्या होता है? ये प्रेसिडेंट रूल होता है बेसिकली। कहाँ पे लगता है? जब कोई राज्य हमारे संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करता है, या फिर राज्यपाल को ऐसा लगता है, या राष्ट्रपति को ऐसा लगता है, तब लगता है। और तीसरा होता है 360 जो वित्तीय आपातकाल है। ठीक है, अभी तक हमारे देश में कभी नहीं लगा है। ऐसा कोई संकट आ जाए जो हमारे देश का रुपया एकदम गिर जाए, या फिर हमारे देश में ऐसा ना हो वित्तीय अस्थिरता का दौर आ जाए। ऐसा नहीं, नॉर्मल दौर नहीं है, बहुत मंदी बहुत तीव्रता से आ जाए तो हम वित्तीय आपातकाल की तरफ जाते हैं। बट अभी तक ऐसा नहीं हुआ। हम इन सारी चीजों को आगे पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, अगला प्रश्न है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। किसके द्वारा होता है? 368 के द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन होता है। ठीक है, कौन करता है? ये शक्ति किसके पास है? संसद के पास है केवल। किसके पास है? केवल पार्लियामेंट के पास है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
भारतीय संविधान में वयस्क मताधिकार, ठीक है, की आयु सीमा वर्तमान में क्या है? तो जो वयस्क मताधिकार की आयु सीमा है वर्तमान में 18 वर्ष है, ठीक है। ये पहले 21 वर्ष थी, ठीक है। तो इसको 61वें संविधान संशोधन द्वारा जो अमेंडमेंट हुआ, कब हुआ? 1989 में घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। तो फिलहाल 18 वर्ष है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष, ठीक है, सोशलिस्ट और सेकुलर जो शब्द है वो कब जोड़ा गया? फिर से वही बात है, हमने भी पढ़ा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कब हुआ था? 1976 को याद करो। और 1976 में आधा हम कह सकते छोटा सा संविधान ही इन्होंने संशोधन करके लिख दिया और इसको कहते हैं 42वां, ठीक है। 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय न्यायपालिका की क्या विशेषताएं हैं? ठीक है, यह कार्यपालिका के अधीन है, बिल्कुल गलत बात। यह एकीकृत और स्वतंत्र है, सही बात। क्या संसद द्वारा नियंत्रित होती है? बिल्कुल नहीं। या पूर्णतः विकेंद्रित है? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो अब हमने एक हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें आर्टिकल भी है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखा जाएगा। आप लोग इस आर्टिकल के बारे में अगर जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताइए किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है। प्रश्न नंबर 16 की तरफ हम चलते हैं। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का विस्तृत उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में है? हमने पढ़ा था संविधान में कुल मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8, ठीक है। फिलहाल कितनी है? 12, ठीक है। तो किस अनुसूची में है? तो ये 7वीं अनुसूची में इन तीनों सूचियों का जिक्र है। समवर्ती सूची का विचार कहां से लिया गया है? तो हमने पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, याद रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की संकल्पना जो कॉन्सेप्ट है संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है। कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की विशेषता है? तो ये हम जानते हैं ब्रिटेन, ठीक है। जो ब्रिटेन न्यायविद थे डायसी, उनके द्वारा प्रतिपादित किया गया था कि विधि का शासन संविधान, और ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता का अधिकार का मूल अधिकार है, एक FR है, ठीक है। जो हमारा समानता का अधिकार है ना, वहां पे ये गणित है। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब FR को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का दार्शनिक भारतीय संविधान का दर्शन जो मूल है, भारतीय संविधान का जो मूल हो किसमें निहित है? जो दर्शन यानी कि मूल है वो किसमें निहित है? तो जो भारतीय संविधान का मूल या दर्शन है वो हमारी प्रस्तावना में देखने को मिलता है, ठीक है। इसको आत्मा या कुंजी भी कहते हैं, ठीक है। क्या ये पहले थी? इसको बाद में जोड़ा गया, ठीक है। प्रस्तावना के बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, किससे रिलेटेड थी? देश प्रस्ताव से। किसके द्वारा लाया गया था? नेहरू, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो देखो, त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था ये गांधी जी का विजन था, और ये 40वें आर्टिकल में यानी कि अनुच्छेद में जो हमारा DPSP है वहां पे पंचायतों का जिक्र है। इसी को बाद में संशोधित करके 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक है, कब लागू हुआ? 1992 के बाद है, ठीक है। पूरे देश में लागू कर दिया गया था। 73वें में क्या हुआ? पंचायत है, और 74वें में क्या है? नगर पालिका, ठीक है। नगर पालिका और पंचायत दोनों लोकल बॉडीज गवर्नमेंट है, बट अंतर क्या है? एक रूरल एरिया को कवर करता है और दूसरा अर्बन एरिया को कवर करता है, यानी कि एक शहरी है और एक ग्रामीण शासन व्यवस्था है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान लचीला और कठोरता का मिश्रण है, तो मैंने सही पहले आपको बताया अंशतः जो हाफली ये कठोर है, हार्ड है, और थोड़ा सा ये लचीला है। मैंने ये आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था क्यों है ऐसा, ठीक है। चलते अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में स्वतंत्र न्यायपालिका के साथ न्यायिक पुनर्लोकन, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत कहाँ से लिया गया? तो जो स्वतंत्र न्यायपालिका का सिद्धांत और ये सारी बातें कहाँ से ली गई थी? USA, संयुक्त राज्य अमेरिका से, USA से के संविधान से लिया गया है,
ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान के अनुसार भारत एक, ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राज्यों का संघ है, अच्छा राज्यों का महासंघ है, फेडरेशन ऑफ स्टेट है, यूनियन ऑफ स्टेट है, या एकात्मक राज्य है, मतलब कोई संघ नहीं, या फिर परिसंघ है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, बट ये राज्यों का संघ है, ठीक है। यूनियन ऑफ स्टेट है, बट हमने क्या बताया था, ये इस तरीके का यूनियन ऑफ स्टेट है, ठीक है, इस तरीके का यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब मेरे पास एक पीस ऑफ पेपर है, मैंने इसको अपनी सुविधा के हिसाब से बांट रखा है, ठीक है। इस पीस ऑफ पेपर जो बांटे हुए हैं, इनको मुझसे अलग जाने का कभी भी अधिकार नहीं है, ना कि ये है जैसे कि अमेरिका है, इनको जोड़ के मैंने एक पीस ऑफ पेपर बना दिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये नहीं है, हमारा संविधान ये है, ठीक है, यानी भारतीय राज्य किसी को अधिकार नहीं है, ठीक है, जब भी स्टेट चाहे उनको खत्म कर सकती है राज्यों को, मतलब सेंटर चाहे तो, ठीक है। हाँ, अगला प्रश्न है, संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो हमने पहले बोला था कि जो मूल संविधान था, मूल में कितनी थी, उसमें 8 थी, वर्तमान में कितनी है, 12। ये हमने लास्ट क्लास में, जो लास्ट क्लास ली थी, फर्स्ट क्लास में, हमने इन सब चीजों के जिक्र किया है, अगर आप नहीं देखें तो आप जाके वहां पे देख सकते हैं। बाद में कौन कौन सी जोड़ी गई, 9वीं जो कि भूमि सुधार से था, 10वीं दल बदल कानून था, ठीक है, जो भी दल बदल कानून होता है अभी न्यूज में आप बहुत सारा देखते हैं, ठीक है, एंटी डिफेक्शन ला जो होता है, 11वीं जो थी वो पंचायती राज, और 12वीं जो है नगर पालिका से है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात की गई है? देखिए, जब प्रस्तावना पढ़ेंगे ना, उसमें बहुत सारी बातें लिखी गई हैं और उसमें प्रश्न भी बहुत सारे आते हैं। तो जो अभी न्याय की बातें की गई ना, हमारे संविधान में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सी? एक तो आप सामाजिक न्याय देंगे हमको, ठीक है, संविधान कहता है, प्रस्तावना कहती है, ठीक है। दूसरा कौन सा न्याय चाहिए? आर्थिक न्याय चाहिए, ठीक है, सामाजिक और आर्थिक। और तीसरा क्या चाहिए? राजनीतिक न्याय चाहिए, ठीक है। 3 प्रकार की न्याय की बात कही गई है, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 25, यानी कि आधा हम लोगों ने कवर कर लिया है। थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जा रही है क्योंकि हम व्याख्या को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो प्रश्नों की सीरीज है, बेसिकली एक क्लास है जो हर एक टॉपिक का हम उसी हिसाब से चल रहे हैं जिस हिसाब से पॉलिटी लिखी गई है, तो इसलिए हम उसकी व्याख्या को भी उसी हिसाब से करते चले जा रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट है हम आपको बता दे रहे हैं, आप अपनी किताबों में, मतलब आप अपने जो नोटबुक है उसमें ऐड कर सकते हैं। और ये भी जानिए, इन प्रश्नों के बाद इस टॉपिक से कुछ भी नहीं आने वाला है, दूसरा आएगा तो ही आएगा, बस हो सकता है घुमा के थोड़ा सा 2 प्रश्नों को एक में जोड़ के ला दे, लेकिन आएगा तो यही से आएगा, इसकी पूरी आपको मैं गारंटी देता हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यान से पढ़िए, और अगर आपको लग रहा है कि कुछ भी आपके लिए नया, तो उसको कॉपी पेन लेके पढ़िए और नोट करते रहिए। इसका पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका नाम है हिंदी सारथी, ठीक है, या फिर पीसीएस हिंदी सारथी, दोनों सर्च कर सकते हैं, या इसके लिंक में, सॉरी कमेंट में इसका टेलीग्राम का लिंक है। तो अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संवैधानिक उपचार, ठीक है, का अधिकार प्रदान किया गया है? देखो, संवैधानिक उपचार शब्द थोड़ा सा भारी लगता है। बेसिकली ये क्या करता है, जो एफआर है ना, जैसे कि आपको किसी ने कह दिया कि भाई आपको आपके बेसिक जो मूलभूत चीजें है ना, उसकी गारंटी है, ठीक है। गारंटी से वर्ड हम बोलते हैं, हम कुछ उसके बदले लेते हैं, ठीक है। लोग कहते थे ना, रघुकुल रीति सब चलिए, प्राण जाए पर वचन न जाए, उसी हिसाब से जो संवैधानिक उपचार है ना, जो आर्टिकल 32 है, वो एफआर की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, या पूरे संविधान की आत्मा है। यही कहता है कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है वहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट है वहां जा सकते हैं, कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का, यानी कि नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं करेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे सौंपी गई हैं? तो मैंने ये पहले आपको बता दिया है, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो जो भारतीय संविधान है उसमें अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार को सौंपी गई हैं, ठीक है। अवशिष्ट शक्तियां क्या होती है, मैंने आपको बता दिया है कि वे शक्तियां जो तीनों सूचियों में से, ठीक है,
जो संविधान की अनुसूची 7 है उसमें वर्णित जो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों में से इन तीनों सूचियों में किसी में वर्णित नहीं है उन मुद्दों को या फिर उन विषयों को अवशिष्ट शक्तियों के रूप में देखा जाता है और ऐसे मौकों पर उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद के पास है, जो हमारे देश की पार्लियामेंट है। भारतीय संविधान में आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का स्थगन का प्रावधान किस देश से लिया गया था? हमने पहले पढ़ा था, जो जर्मन का वाइमर संविधान था वहां से लिया गया है। लेकिन इसमें अब क्या हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो 20 और 21 है आर्टिकल, ठीक है, आर्टिकल, इसमें कोई भी आप स्थगन नहीं कर सकते, ये हमेशा रहेगा, ठीक है। अगर इमरजेंसी लगी है तो भी ये जिंदा रहेंगे। देखो, स्थगन इसलिए होता है क्योंकि वहां पे बहुत सारे काम होते हैं लीगल, ठीक है, या फिर कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई आके उसके बीच में रोड़ा डाल दे कि मेरा संवैधानिक या मूल अधिकार है, इसलिए उनको राष्ट्रपति के आदेश पे स्थगित कर दिया जाता है। कुछ स्वतः ही स्थगित हो जाते हैं कुछ समय के लिए, जब तक इमरजेंसी लगी, उसके बाद फिर से वो जिंदा हो जाते हैं सेम पावर के साथ। बट किसी भी हालत में 21 और 20 को नहीं हटाया जा सकता, स्थगित नहीं किया जा सकता। इनके विरुद्ध अगर आप कुछ काम करेंगे इमरजेंसी के अनुसार तो आपको कोर्ट में उसका जवाब देना पड़ेगा, या फिर इंसान कोर्ट जा सकता है, यानी कि न्यायालय जा सकता है इनके खिलाफ इमरजेंसी के टाइम में भी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो ये काम कौन है? 3 में क्या है? FR, मौलिक अधिकार, ठीक है। मैग्ना कार्टा क्या है? इंग्लैंड में 1215 में नागरिकों को मिले अधिकार के चार्टर को मैग्ना कार्टा कहा जाता था। इसी कारण भारत के मूल अधिकारों वाले भाग को यह संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है हमारा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? देखो, जब भारत बना, ठीक है, ये जो इंडिया बना, जो शेर का मुख है, ठीक है, सॉरी मेरी जो ड्राइंग है थोड़ी सी ऑफ बीट है, ठीक है, तो इसमें अब बहुत सारे विवाद होने लगा कि इसको कैसे बांटा जाए, राज्यों को कैसे बांटा जाए। इसी हिसाब से बहुत सारे विवादों के बाद जो भाषा के आधार पर बांटा गया, बहुत सारी कमेटियां बनाई गई, ठीक है। तो इसमें पहला जो राज्य था ना भाषा के आधार पर बना, वो आंध्र प्रदेश था, ठीक है। किस अधिनियम के तहत? 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1953 में, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली को स्वीकार कर संसदीय प्रणाली चुनी गई? तो देखो, भारतीय संविधान में ना प्रेसिडेंशियल प्रणाली को चुना गया, बट ये मॉडल केवल कह सकते हैं कि दिखाने के लिए है। तो हमारा प्रेसिडेंट होता है ना, वो एग्जैक्ट पावरफुल नहीं होता है, ठीक है। और ये हमारे रिपब्लिक का सिंबल है कि हम रिपब्लिक भारत के गणराज्य के हैं। इसको मैं समझाऊंगा जब आएंगे हम लोग प्रेसिडेंट या फिर उस चैप्टर पे, पहले चैप्टर पे। चलो, प्रश्न नंबर 31, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? इसको भी मैंने पहले क्लास में ले लिया है, यहाँ पे प्रश्न बन गया, तो हम देख सकते हैं 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। कौन था इसके अध्यक्ष? अस्थायी अध्यक्ष थे, कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद किसको बनाया गया? तो अम्बेडकर जी को बनाया गया, ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? इसको भी मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था। तो संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया, 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था हमारा संविधान, 26 नवंबर को, सॉरी जनवरी नहीं, ठीक है। अगला कहते हैं, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? ये भी हमने पढ़ लिया था। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, इसलिए देखते हैं, लेकिन ये है इसमें। अगला है, संविधान किस अनुच्छेद में विधि के समक्ष समता? एक तो था विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, एक है विधि के समक्ष समक्ष इक्वालिटी बिफोर लॉ। जैसे कि कोई राजा है, कोई प्रेसिडेंट है, अब इसके लिए कोई अलग रूल बना देंगे हम सजा का, इसके लिए कोई अलग रूल बना देंगे सजा का। पहले ऐसे ही होता था, बट अब ऐसा नहीं है। इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी कि लॉ के सामने सब लोग सेम है। कैदी की ड्रेस सेम होती है, कैदी का खाना सेम होता है कुछ। तो ये कहाँ कहा गया? ये हमारे जो समानता का अधिकार है,
अनुच्छेद 14 की बातें कही गई है और कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है ये भी, ठीक है। और जो विधियों का समान संरक्षण है वो अमेरिका से लिया गया है, जो समानता के बुनियादी अधिकार हैं, ठीक है। अगला हम चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, जो अनटचेबिलिटी है, उसको सुनिश्चित करता है। देखो जब संविधान बना, संविधान या हमारा देश जब आजाद नहीं हुआ था, तो उस वक्त जो आप छुआछूत था ना, अनटचेबिलिटी थी, वो बड़े चरम पे थी। हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बहुत सारे असंतोष को देखते हैं, ठीक है, उनके जीवन ऑटोबायोग्राफी या फिर कुछ और चीजों में जब पढ़ते हैं उनके बारे में, तो वहां हम पढ़ते हैं, तो ये हमारे अनुच्छेद में हमको अधिकार ही मिल गया 17 के हिसाब से, आप अनटचेबिलिटी नहीं कर सकते हैं किसी भी तरीके से। ये क्या है, कानूनी, ये कानूनी दंड नहीं है, ठीक है, ये संवैधानिक दंड भी है। हमारा संविधान भी इसको अक्षम में मानता है, ठीक है, अगर अनटचेबिलिटी आप कर रहे हैं। प्राणियों दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो ये जो बातें हैं ना, अनुच्छेद 21, अभी आपने पढ़ा था 20 और 21 का स्थगन नहीं होता है इमरजेंसी के टाइम में, ठीक है, एफआर का है, जो इमरजेंसी जब देश में लगती थी इनका स्थगन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये अब हो गया है अनुच्छेद 21, नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके दायरे को विस्तृत कर इसमें स्वच्छ पर्यावरण, निजता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ठीक है, राइट टू एजुकेशन, ठीक है, अभी हाल ही में इसमें शामिल हुआ है जो महिलाओं को सैनिटरी पैड है वो हर जगहों पे उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। उसके साथ में जो एनएच है, ठीक है, इसमें जो निजता का, यहाँ पे आपको सुरक्षित एनएच पर प्रोवाइड किया जाएगा। और साथ में आपको एक चीज और सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें वो किया है, ठीक है, राइट टू फॉरगॉटन, ठीक है, भूलने का अधिकार भी इसमें शामिल कर दिया गया है। इसका जो दायरा है वो थोड़ा सा विस्तृत है। अगला प्रश्न है, 86वें संविधान संशोधन 2002 में कौन सा मौलिक अधिकार जोड़ा गया, ठीक है। तो ये जो शिक्षा का अधिकार था ना, पहले डीपीएसपी में था, ठीक है, यानी कि ये एकदम जरूरी नहीं था, लेकिन इसको बाद में कब 2002 में एफआर बना दिया गया, मतलब लागू कर दिया गया, कंपलसरी हो गया। और ये कहां से तक है, एक इंपॉर्टेंट बात है, ये 6 से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान करता है। किस भाग में है, अनुच्छेद 21A भाग 3, ओके। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे। अच्छा प्रश्न है, मूल संविधान में जो कुछ 7 मौलिक अधिकार थे, एक जो मौलिक अधिकार था ना, उसको 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978। इस एक बात के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये कहाँ था, ये था संपत्ति का अधिकार, ठीक है, इसको काट के क्या बना दिया गया, अनुच्छेद 31 था ये, इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया 300 के तहत, ठीक है। अब हो गए कितने, 6 मूल अधिकार। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय संविधान में वर्णित प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है, हमने पहले से पढ़ा था, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। इसकी विशिष्ट भाषा और समवर्ती सूची की अवधारणा ऑस्ट्रेलिया से, यदि प्रस्तावना का विचार अमेरिका से ली गई है, वही बातें हैं। अगला प्रश्न है, किस बात यानी कि केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का मूल ढांचा है और इसे नकारात्मक संशोधन नहीं किया जा सकता। तो ये इन्होंने कहा था ना, देखो केशवानंद भारतीवाद में कब हुआ था, 1973 में। बेरूबरी में कहा था कि नहीं है, ठीक है, जब बेरूबरी केस हुआ इन्होंने कहा नहीं है, पहले हुआ, ठीक है, फिर फिर संविधान सुप्रीम कोर्ट ने ये अपने फैसले को ओवर रूल किया, ठीक है, और कहा कि ये है, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे हम, है मूल ढांचा, ठीक है, केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मूल ढांचा का सिद्धांत, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रतिपादित किया और स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसके मूल ढांचे में को नष्ट नहीं कर सकती। अभी यही बात संविधान के जो कठोरता को दर्शाता भी है। भारतीय संविधान में एकल एकीकृत न्यायिक प्रणाली के तहत सबसे शीर्ष पर कौन सा न्यायालय स्थित, हमने पहले ही पढ़ा था, तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सारी कोर्टों का हेड है, ठीक है, संविधान का संरक्षक भी है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस भाग में केंद्र, राज्य, प्रशासनिक और विधायिक
संबंधों का उल्लेख है। तो ये भाग 11 में है, ठीक है। 245 से 63 तक का है, ठीक है, जहाँ पे प्रशासनिक और विधायिक संबंध बताए गए हैं। अगला है भारतीय संविधान के अंतर्गत लोकतांत्रिक गणराज्य, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक में सर्वोच्च शक्ति किसमें निहित है? तो देखो भारतीय संविधान में ना सारी शक्ति जनता में निहित है। हम, ठीक है, कहते हैं ना हम भारत के लोग, इस संविधान को ऐसे करते हैं ना, तो जो हम भारत के लोग हैं इसी में वी पीपुल, तो जनता में। और हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ेंगे प्रस्तावना, उसमें हम पढ़ेंगे प्रस्तावना में कि जो सोर्स है, जो पावर का सोर्स, वो कहाँ से, जो सारी गवर्नमेंट सारा चीजें चल रही है, वो कौन है? जनता है। इसीलिए कहते हैं ना जनता मालिक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? देखो भारत का राष्ट्रपति जो है ना, वो ऑप्शन नंबर बी जो इसका ये सही है कि संसद के दोनों सदनों का एक निर्वाचक मंडल बनता है, जिसमें कौन होते हैं? संसद के दोनों सदनों और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जैसे कि मनोनीत नहीं होते हैं, ठीक है, केवल निर्वाचित सदस्य होंगे, यानी कि एमपी होंगे प्लस एमएलए होंगे। अब जैसे कि कुछ राज्यों में क्या है, 2 हाउसेज हैं, 2 हाउसेज है ना, वहां पे एमएलसी भी होते हैं, तो एमएलसी जो लोग भैया लोग नहीं देते हैं इसमें, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान में आपातकाल के कितने प्रकारों का प्रावधान है? हमने आपको बताया था आपातकाल 3 प्रकार के हैं। पहला क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे देश पे लागू होता है, ठीक है, किसमें बात किया गया है? 52 में, ठीक है। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति का शासन, जिसको संवैधानिक आपातकाल कहते हैं, जब किसी राज्य में नहीं होता है पालन, तो ठीक है। 3586 में, सॉरी, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। कहाँ पे है? 360 में, 360 में है, यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो इसको आप आंख बंद करके लगा देंगे, 360 डिग्री, ठीक है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य भाषा, जो लैंग्वेज का प्रावधान है ना, ऑफिशियल लैंग्वेज का जो प्रावधान है, देखो नेशनल लैंग्वेज की बातें नहीं कही है, राष्ट्रीय भाषा की बातें नहीं है, ठीक है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि हमारा देश बहुत डाइवर्सिटी वाला देश है, ठीक है, अनेकता में एकता कहते हैं ना। तो ये कहाँ पे किया गया है? तो ये जो भाग 17 है, यहाँ पे कहा गया है, अनुच्छेद 43, ठीक है। राज्य की भाषा, राज्य भाषा हिंदी, और लिपि क्या होगी? देवनागरी लिपि होगी। 8वीं अनुसूची के 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, अंग्रेजी नहीं शामिल है उसमें, याद रखिएगा। अगला है, और इसके बाद एक और प्रश्न बचेगा, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ठीक है। ये जो हमारा 4 स्तंभ है ना हमारे देश के, जो हमारी डेमोक्रेसी है, ठीक है, लोकतंत्र, जो कि बार बार खतरे में आ जाता है, ठीक है, खतरे में नहीं लाना है। तो जो लोकतंत्र है ना, उसके 4 पिलर हैं, तो उसमें से एक पिलर ये भी है, आजकल ये भी खतरे में है, काफी सुनते हैं हम, ठीक है। तो ये किस में है, किस अनुच्छेद में है? ये जो पिलर है अनुच्छेद 24 में, 324 में इनकी बात कही जाती है। और अगला प्रश्न है हमारा आज का, और इस पार्ट का, इस वीडियो का, इस क्लास लेक्चर का लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का स्वरूप अत्यंत व्यापक विस्तृत होने पर सर्व प्रमुख कारण क्या माना जाता है? तो देखो भारत की विशालता, अनेकता, केंद्र और राज्य दोनों की विस्तृत प्रशासनिक नियमों का समाहित होना, तो ये है। अगर हम मोटा माटी इसको, इस बात को समझे ना, एक तो भारत की भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, उसके कारण जो सामाजिक वो है, ठीक है, डाइवर्सिटी है, जो धार्मिक डाइवर्सिटी है, ठीक है, ठीक है, और जो सामाजिक में कल्चरल और बहुत सारी चीजें जुड़ जाती हैं। तो ये जो मेजर 3 डाइवर्सिटी है ना, और चौथा हम ले लेते हैं जो आर्थिक
डाइवर्सिटी। इस वजह से जो हमारा संविधान इतना विशाल हो गया और सारी चीजों को कवर करने के लिए हमें हर एक बात के बारे में लिखना पड़ा। तो आज के क्लास के लिए धन्यवाद। ये थी क्लास नंबर 2। हम क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिटी। ठीक है, हमने बात की इसमें 50 प्रश्नों के माध्यम से और साथ में व्याख्या भी देखा। इसका एक और पार्ट आएगा, पार्ट 2 आएगा जल्दी, उसमें भी कितने रहेंगे? 50 प्रश्न। ठीक है, तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, मतलब कर देना चाहिए अगर आपने पूरी क्लास देखी है। हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए और ऐसे ही नए नए वीडियो लाएंगे, आपको बताते रहेंगे। और आप अपने सुझाव भी हमें दे सकते हैं, किसी और विषय में अगर आप कुछ पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें दे सकते हैं, बता सकते हैं। तो थैंक यू के साथ में आपसे अभी के लिए लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। ओके, बाय बाय।